तो हेलो गाइस। तो आज हम चैप्टर 5 देखते हैं, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है फोर्थ चैप्टर के मुकाबले। तो देखते हैं हम एक वीडियो में कवर करते हैं या फिर अगर मैं फेज आउट हो गया तो दो वीडियोस बना दूंगा। बट ठीक है, मतलब पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। अर्थमेटिक, लॉजिकल, ऐड एंड यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शंस कैसे दिखती हैं और कैसे ट्रांसफर होती हैं, कौन कौन से टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये पूरा चैप्टर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन हमें अब कोई भी चीज होगी होगी तो रजिस्टर में कोई भी डेटा होगा तो इंस्ट्रक्शन हमें मिलती तो एक रजिस्टर से ही है। और उस रजिस्टर का मैं सीधे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। और उस रजिस्टर का क्या नाम है? उस रजिस्टर का नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट काफी क्लियर होता है। तो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यहाँ पे तो एड्रेस है कि कहाँ पे इंस्ट्रक्शन रखी है। ठीक है, मतलब ये एड्रेस के अंदर जनरली दूसरे ऑपरेटर का एड्रेस होता है। अभी हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड। और नेक्स्ट जो 3 बिट्स होती है, 16 बिट का ये रजिस्टर होता है। जो नेक्स्ट 3 बिट्स होती हैं वो बताती हैं इसका ओपी कोड या ओप कोड, जो बता रहा है कि ऑपरेशन एग्जैक्टली क्या परफॉर्म होना है। और यहाँ पे एक और बिट होती है आई, जो कि यूज होती है डायरेक्ट एड्रेसिंग या इनडायरेक्ट एक्सेस है। डायरेक्ट एक्सेस है, इनडायरेक्ट एक्सेस है उसके लिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है? तो व्हेन द सेकंड पार्ट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड, द इंस्ट्रक्शन इज सेट टू बी अ डायरेक्ट एड्रेस। तो जब अगर सेकंड पार्ट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड, ऑपरेंड का ही एड्रेस दिखा रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट एड्रेस कहते हैं। और अगर वो एक ऐसे एड्रेस का एड्रेस दिखा रहा है जहां पे जिस एड्रेस पे ऑपरेंड है, तो उसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। अगर i इज इक्वल्स टू, इसी के लिए हम फर्स्ट बिट यूज करते हैं i। तो अगर i इक्वल्स टू 1 है तो वो इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, और अगर i इक्वल्स टू 0 है तो वो एक डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसे ही हम इफेक्टिव एड्रेस भी कहते हैं। इफेक्टिव एड्रेस वो होता है जहां पे कंप्यूटेशन के बाद में ऑपरेंड का एड्रेस हमें मिल जाता है ना। तो उसे हम इफेक्टिव एड्रेस भी कहते हैं। जैसे ये फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएगा हमें। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन थी। ये इसके अंदर i इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। यानी इस एड्रेस के ऊपर हमारा जो ऑपरेंड है वो पड़ा होगा। और एक ऑपरेंड ऑलरेडी हमने एक्यूमुलेटर के अंदर रखा है। फिर हम उस ऑपरेंड को पास कर देंगे। हमें क्या ऑपरेशन करना है वो पता है। और फिर हम एक्यूमुलेटर के थ्रू एक्यूमुलेटर के का कंटेंट पहले इसमें डाल के फिर एक्यूमुलेटर में ही पास कर देंगे वापस। अब इनडायरेक्ट के अंदर इस एड्रेस पे एक एड्रेस होगा जहां पे ऑपरेंड पड़ा। ठीक है, तो वहां पे से फिर हम इसको एक्सेस करके प्रोसेस कर देंगे। अब नेक्स्ट होता है कंप्यूटर रजिस्टर्स एक्चुअली होते कितने टाइप। तो यहाँ पे मेजरली कितने 8 टाइप के कंप्यूटर रजिस्टर्स हैं। पहला डेटा रजिस्टर जो कि 16 बिट्स का है, क्योंकि 16 बिट्स की हम जनरली हम डेटा लेके चलते हैं। एड्रेस रजिस्टर 12 बिट्स का है, क्योंकि हमने उसमें भी देखा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी 12 बिट्स दी हुई है। एक्यूमुलेटर 16 बिट्स का है, क्योंकि उसको प्रोसेस करनी है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी 16 बिट्स का है। प्रोग्राम काउंटर क्योंकि एड्रेस स्टोर करेगा तो 12 बिट्स का है। टेम्पररी रजिस्टर 16 बिट्स का। इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स 8 8 बिट्स के होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ठीक है, तो अब अगर कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गया, ब्रांच इंस्ट्रक्शन कॉल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम, द एड्रेस पार्ट ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर टू पीसी। तो पीसी के अंदर हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन का भी एड्रेस पार्ट ट्रांसफर कर देते हैं एंड देन वी एग्जीक्यूट दी ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मतलब वही है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां पे एग्जीक्यूट होनी है उसका डेटा, उसका एड्रेस पीसी के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो ये वही है कि कितनी होती है साइज। अब जैसे मेमोरी 4096 वर्ड्स की और 16 बिट्स पर वर्ड है, तो इसीलिए जो हमारे
एक्यूमुलेटर है या जो डेटा रजिस्टर, इनका साइज भी हमने 16 बिट्स ले लिया, क्योंकि मेमोरी के अंदर हर एक वर्ड 16 बिट्स का है। और 4096 यानी कि 2 की पावर 12 बनेगा। तो हाँ, 4096 यानी कि 2 की पावर 12 बनेगा। तो हमारे पास में 12 एक तरीके से कह सकते हैं एड्रेस के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, मतलब 2 की पावर 12 बनेंगे, बट बिटवाइज में हम देखें तो 12 बनेंगे। इसीलिए एड्रेस जो होते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? 12 बिट्स से। ठीक है, एड्रेस जो है वो 12 बिट्स के हैं। हाँ, अभी जैसे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस वाला जो 7th यूनिट है, उसके अंदर यहाँ पे हम 11 बिट्स का ही ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम 2048 ही कंसिडर करके चलते हैं उसको। ठीक है, तो पॉसिबल 2 रेज टू पावर 12 है ना? तो बिट्स उसके लिए हमें 12 ही चाहिए। कॉमन बस सिस्टम। हाँ, अब तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं कॉमन बस सिस्टम कि कैसे एक रजिस्टर दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करता है यूजिंग अ कॉमन बस। तो ये उसके लिए फ्लो चार्ट टाइप है। तो ये हमारी बस होती है, बस के अंदर बस मल्टीप्लेक्सर की तरह ही है। हम सॉरी, मल्टीप्लेक्सर नहीं, डिकोडर की तरह है। तो हम इसके अंदर 3 इनपुट्स देते हैं और डिपेंडिंग अपॉन इनपुट्स कोई ना कोई लाइन सेलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा रजिस्टर, मुझे कुछ एडिशन टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसके जिसके लिए मेरे पास डेटा रजिस्टर में डेटा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा रजिस्टर से यहाँ पे ट्रांसफर करना है डेटा को, और एक्यूमुलेटर से यहाँ पे ट्रांसफर करना है डेटा को। देन मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करके एक्यूमुलेटर में ही वापस ट्रांसफर कर देना। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, मैं और फिर मुझे उसको आउटपुट में दिखा देना। तो मैं 3 इनपुट जब यहाँ पे दे दूंगा सच दैट यहाँ पे 3 आ जाए, तो ये एक्टिव हो जाएगा। और फिर ये वाला डेटा मैं ट्रांसफर कर दूंगा एडर एंड लॉजिक सर्किट को। देन मैं 4 यूनिट एक्टिव कर दूंगा, तो ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट बस पे आ जाएगा, और ये फिर एडर एंड लॉजिक यूनिट पे चला जाएगा। और अगर कुछ लेट से इनपुट आ रहा है तो वो भी यहाँ पे चला जाएगा, एंड देन ये वापस से एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। नाउ अब अगर मेरे को इसको आउटपुट रजिस्टर में शो करना है, तो मैं 4 इनपुट फिर से एक्टिव कर दूंगा, एंड ये आउटपुट रजिस्टर का, ये मुझे एल डी एक्टिव करना पड़ेगा आउटपुट रजिस्टर का। तो जिसका एल डी एक्टिव होता है, यानी कि लोड कर सकते हैं उसके अंदर, तो हम आउटपुट रजिस्टर के अंदर लोड करके दिखा देंगे। क्लॉक की मदद से हम एक्टिव और डीएक्टिवेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा है, मतलब हम इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं इसके अंदर। पहले मेमोरी, फिर एड्रेस, मतलब ये सारे टाइप के रजिस्टर जो हमने पढ़े वही है इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या है? मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। मुझे नेक्स्ट जो मुझे मेन लग रहा है थोड़ा सा, वो है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। नेक्स्ट जो मेन चीज है जी, वो 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है: मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके लिए हमारा जो ओपी कोड है वो 0 से लेके 6 तक हो सकता है। ठीक है, 0 से लेके 6 तक अगर हमारा जो 12 से 14 बिट का ओपी कोड है, तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। अगर ओपी कोड 111 यानी 7 है, तो वो या तो मेमोरी या तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। दैट विल डिपेंड अपॉन दी ith बिट। ठीक है, तो अगर I 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस है, I 1 है तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। हाँ, अब देखो, ऐसे लग सकता है कि अगर ओपी कोड ही बता रहा है कौन सी इंस्ट्रक्शन है, तो सिर्फ 8 इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल होंगी, क्योंकि ओपी कोड से तो 8 ही पॉसिबल। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल फॉर अ बेसिक कंप्यूटर आर 25। 25 टाइप की इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है। ऐसा इसलिए
क्योंकि सिर्फ यही नहीं बता रहा, ओपी कोड ही नहीं बता रहा है, एड्रेस और आई ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है, वो भी हम देखेंगे। अब जैसे, हाँ ये थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट टेबल है। हाँ, अब है ना, ये सब क्या है, ये जो फर्स्ट 6 इंस्ट्रक्शन 7 इंस्ट्रक्शन है, ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर हमारा ओपी कोड क्या होता है, 000 से लेके 110। तो ये कैसे लिखे हुए हैं, हाँ अब देखो, लेट्स से ये एड्रेस है, लेट्स से, एक सेकंड में, हाँ लेट्स से 0000, और क्योंकि यहाँ पे बाकी रेस्ट ऑफ 12 बिट्स है, ठीक है, ये क्या दिखा रही है, हेक्साडेसिमल के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ही दिखा रहा है कि हमारी इंस्ट्रक्शन थी क्या एक्चुअली। तो अब 0 से लेके 6 तक ये जो चीज है, ये 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेके 6 तक क्या होगा, यस दैट विल बी अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। यानी कि ये जो 4 बिट्स हैं आई से लेके ओपी कोड वाली, ये दिखा रहा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 के अंदर। तो यहाँ पे आई 0 है और ये 0 से लेके 6 तक है। अब आई 1 भी हो सकता है, तो अगर जब आई 1 होगा और वो 0 से लेके 6 तक ही होगा ओपी कोड, तो उसमें 8 9 A B C D E आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है मेमोरी रेफरेंस, ये बाकी की जो एड्रेस वाली बिट्स हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती इनमें, इसीलिए डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर एक्स 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 लिखा है, ठीक है। तो ये 6 टाइप के सिंबल्स हैं, बट आगे हम देखेंगे कि इनका भी रोल आता है। हाँ, तो ये सिंबल्स इंस्ट्रक्शंस क्या, एंड ऐड LDA STA BUN BSA IS Z, ठीक है। तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इनको देख सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या है, ये तो हमारा 7 ही होगा, ये क्या है, ओपी कोड। अब आई 0 है और ये तो पहली 4 बिट्स क्या होगी, ऑलवेज 7, ठीक। क्योंकि आई 0 है तो पहली 4 बिट्स 7 होंगी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ पे एक्स 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 नहीं है, बाकी के लिए वैलिड है। अब जैसे जब एड्रेस जो होगा वो 8000 इन हेक्साडेसिमल, यानी 1000, देन जितने 8 zeros और होंगे, तो CLA कमांड रन होगी। सिमिलरली ये तो 7 कांस्टेंट है, 400 होगा तो क्लियर ई रन कमांड रन होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कोड लगाया है तो कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे सिर्फ आई और ओपी कोड से हमें पता लग जाता है, आई भी छोड़ दो, सिर्फ ओपी कोड से पता लग जाता है कि हमें एंड करना है, ऐड करना है, LDA करना है, कौन सा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट की 6 इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर ओपी कोड 1 है तो ये F F F F है। 0 था तो 7777, वरना F और तो ये इनपुट आउटपुट के 6 इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे F से स्टार्ट होता है। सिमिलर लॉजिक है, 8421 84, ठीक है। यहाँ पे भी पैटर्न है 8421, देन फिर 8421, देन फिर 8421, ठीक है। हाँ इनको भी यार याद ही रखना होगा, ठीक है। मतलब एक तो क्या है, अल्फाबेटिकल है फर्स्ट वाले लेटर्स, ठीक है। तो CISH, ये एक ट्रिक हो गई। C है पहले, सारे क्लियर वाले हैं, फिर देन आई का है, फिर देन एस का है, फिर लास्ट तो हॉल्ट होता है। हाँ तो इस तरीके से इनको याद करना होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसमें यही एक्सप्लेन करा हुआ है, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस। तो अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और मेमोरी एंड प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, और इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो ये 4 टाइप के इंस्ट्रक्शंस किसी भी कंप्यूटर के अंदर हो सकती हैं। यहाँ पे यार इनके यूजेस ही बताए हुए, एक्यूमुलेटर और ISZ, और इनपुट और आउटपुट के, ये हम देख सकते हैं। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट जो मेन चीज है वो है टाइमिंग एंड कंट्रोल, कि कैसे क्लॉक पल्स के थ्रू, मतलब हमें ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से हमें ये पता लग जाएगा कि हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है।
बट हमें कब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है और कब उसको हॉल्ट कर देना है वो हमें पता लगेगा टाइमिंग कंट्रोल के थ्रू। तो एक्चुअल जो कंट्रोल यूनिट है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है। तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा टाइमिंग कंट्रोल वाला कंपोनेंट है और एक हमारा इंस्ट्रक्शन वाला कंपोनेंट है। तो हम इंस्ट्रक्शन वाले कंपोनेंट के लिए 3:8 डिकोडर यूज करते हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, इससे हमने डिकोड कर लिया। अब अगर वो 0 से 6 होगा, 0 से 6 होगा तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। D7 है यानी सेवेंथ है, तो आई के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जब भी इंस्ट्रक्शन होती है तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें फेच और डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, तो T0 और T1 के अंदर, यहाँ पे देखो, T0 और T1 के अंदर और T2 के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम फेच और डिकोड कर रहे होंगे इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे हमने फेच और डिकोड किया है। इसके अंदर अभी हम बस ये पता कर रहे हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आई है। अभी हमें पता नहीं है D0 है D7 है। तो अब T2 तक हमने फेच और डिकोड कर लिया है। उसके बाद में मेन रोल आता है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी कौन सी। तो T3 के अंदर भी हम क्या डिसाइड कर रहे होते हैं, T3 के अंदर भी देखो इसने आगे लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। हाँ, T3 के अंदर भी हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो आई है या आई डैश है। यानी अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तब तो हम उस एड्रेस पे जाएंगे जहां पे ऑपरेंड रखा है, और अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग है तब हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ, अब जैसे मेमोरी एड्रेस के अंदर तो ये सीन है, बट रजिस्टर रेफरेंस के अंदर अगर आई डैश है यानी कि इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है, तब हम सीधा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे, वरना फिर हमें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो T3 का ये हो गया। T4 के अंदर हम एक्चुअल देखते हैं कि डी कौन सा आया और उसके बेसिस पे हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आया है D3 T4, तो D3 T4 क्या दिखाएगा, एक सेकंड, मैं ज्यादा ऊपर आ गया। अच्छा। हाँ, तो एक सेकंड। हाँ, तो जैसे D3 क्या है हमारे पास में, ये D0 D1 D2 D3, तो STA है। तो STA कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, आगे गिवन है इसके अंदर कि STA डिटेल में क्या है क्या नहीं है, तो हम वो T4 टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, हम SC, एक चीज होती है सीक्वेंस काउंटर, जो किस लिए काम आती है, जो ये डिटरमाइन करती है कि हमें फॉल्ट कब करना है। यानी कि जब ये 0 होगा, अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू, तब इंस्ट्रक्शन हम T0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, पूरा फेच डिकोड वगैरह कर रहे होंगे। वरना हम अगर चल रहा है कंटिन्यूअसली तो हम उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो D3 T4 लेट से, हाँ, हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो T0 T1 T2 में हमने फेच कर लिया, T3 के अंदर हमने देख लिया इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है। T4 जब आया तब हमने एग्जीक्यूट कर दी हमारी D3 T4, जो डी आया था डिपेंडिंग अपॉन। उसके बाद में अपने SC को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके, हम फिर से फेच डिकोड वगैरह कर सकें। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर भी यही है। ये फेच डिको फेच फेज की इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ठीक है। आ, तो अब हम 5.5 पे आ गए हैं, तो हम नेक्स्ट सेक्शन, जो आधा चैप्टर है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।